मैं श्रीमती मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय खाड़ी, टिहरी गढ़वाल से। मेरा जो व्याख्यान विषय है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ये जो व्याख्यान है ये कक्षा BA फर्स्ट सेमेस्टर कोर एवं मेजर इलेक्टिव के छात्र छात्राओं के लिए। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन का प्रयास है, सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी विद्वान द गारसा द तासी के द्वारा किया गया था। गारसा द तासी जी ने अपने फ्रेंच भाषा के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंडोई ए हिंदुस्तानी में किया गया है। इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णनानुसार दिया है। इनका जो प्रथम भाग है, इनके ग्रंथ का प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में एवं द्वितीय जो भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर इस ग्रंथ के पश्चात जो काल विभाजन का प्रयास किया गया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपने ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों का हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन किया है वो पहली बार नाम कालक्रम के अनुसार किया गया है। फिर इसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक और प्रमुख लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया। और हमारे हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया वही सर्वमान्य है, वही प्रमाणिक माना जाता है और उन्हीं के अनुसार उन्हीं के काल विभाजन को अधिकतर फॉलो भी किया जाता है। तो उनका जो काल विभाजन है वो इस प्रकार से देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला जो भाग है वो है आदिकाल, दूसरा भाग है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक कालक्रम, एक निश्चित समय सीमा के आधार पर इन 4 भागों में बांटा है। जो यहाँ पे पहला आदिकाल है, आदिकाल की समय सीमा 1050 से और 1375 तक है। दूसरा जो काल भक्तिकाल है, भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700 तक रखी गई है। और तीसरा जो काल है रीतिकाल, रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1700 से 1900 तक। और उसके बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1900 से शुरू होकर अब तक रखी गई है। अब यहाँ पे देखिए शुक्ल जी ने हर इन 4 कालों का भी विभाजन किया गया। यहाँ पे देखिए आदिकाल, तो आदिकाल में कोई भी काल विभाजन नहीं है। फिर भक्तिकाल देखिए, यहाँ पे शुक्ल जी ने भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा है। यहाँ पे पहला जो भाग है भक्तिकाल का उसको नाम दिया है शगुण धारा और दूसरा जो भाग है उसको नाम दिया गया है निर्गुण धारा। फिर इन 2 धाराओं के भी शुक्ल जी के अनुसार विभाजन किया गया है। सगुण धारा की पहली जो शाखा है रामाश्रय शाखा और दूसरी शाखा है कृष्णाश्रय शाखा। फिर निर्गुण धारा की भी 2 शाखाएं बताई गई है, जिसमें पहली शाखा है ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रय शाखा। यहाँ पे शुक्ल जी ने बताया है कि जो रामाश्रय शाखा है, सगुण धारा के अंतर्गत जो रामाश्रय शाखा है, हिंदी साहित्य में रामाश्रय शाखा के जो प्रवर्तक कवि है वो तुलसीदास जी माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी को माना जाता है। इसी प्रकार निर्गुण धारा के अंतर्गत जो पहली शाखा है ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं, जिसे
उसके जो प्रवर्तक कवि है हिंदी साहित्य में वो कबीरदास जी है, और जो दूसरी शाखा है प्रेमाश्रय शाखा, जिसको हम सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए सगुण धारा, भक्तिकाल, यहाँ पे भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, तो सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा का अर्थ है कि जिन कवियों ने अपने काव्य में ईश्वर के सगुण रूप की आराधना की, सगुण रूप का वर्णन किया, वो सगुण धारा के कवि कहलाए। अर्थात जिन्होंने ये माना है कि ईश्वर का कोई रूप होता है, कोई आकार, कोई गुण धर्म होता है, तो वो सगुण धारा के कवि कहलाए, सगुण धारा के अनुयायी कहलाए। और उन्होंने दो रूप में ईश्वर की आराधना की, एक तो राम के रूप में और एक कृष्ण के रूप में। फिर उसी प्रकार देखिए निर्गुण धारा, इस शाखा के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने ये माना कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो वो निर्गुण धारा के कवि कहलाए। निर्गुण शाखा दो भाग हैं, ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय मतलब जिन कवियों ने ये माना कि परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वे ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कहलाए, जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी माने जाते हैं। और दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा, अर्थात जिन कवियों ने ये माना कि प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात प्रेम ही एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, तो प्रेमाश्रय शाखा के कवि कहलाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं रीतिकाल पे। रीतिकाल हिंदी साहित्य का तीसरा काल है और इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला रीतिमुक्त, दूसरा रीतिबद्ध और तीसरा रीतिसिद्ध काव्य। रीतिमुक्त मतलब जिन कवियों ने काव्य के लक्षण, रस, छंद, अलंकार या लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वे रीतिमुक्त कवि कहलाए। रीतिबद्ध जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। और रीतिसिद्ध ऐसे भी कवि रीतिकाल में हुए हैं जिन्होंने न तो रीतिमुक्त काव्य लिखा और न ही रीतिबद्ध। इन्होंने क्या किया कि लक्षण ग्रंथों की जानकारी तो रखी पर लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वे रीतिसिद्ध कवि कहलाए, जैसे हमारे बिहारी जी। अब आगे बढ़ते हैं आधुनिक काल पे। 1900 के बाद हिंदी साहित्य में जो भी साहित्य लिखा गया वह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अब आधुनिक काल को भी बहुत सारे कालों में, भागों में विभाजित किया गया है। देखिए आधुनिक काल का जो वर्गीकरण किया गया है, 1900 के बाद हिंदी साहित्य में जो भी साहित्य लिखा गया वे इन युगों के अंतर्गत आता है। जिसमें देखो आधुनिक काल का सबसे पहला जो युग है, सबसे पहले जो विभाजन किया गया है आधुनिक काल को, वो विभाजित किया गया है भारतेंदु युग में। पहला युग है भारतेंदु युग, जिसकी जो समय सीमा है वो 1857 से 1900 तक रखी गई है। दूसरा युग द्विवेदी युग आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ है, तो इसकी समय सीमा 1900 से 1920 तक रखी गई है। फिर तीसरा युग आया छायावाद, प्रकृति प्रेम का काव्य है और इसकी जो समय सीमा है वो 1920 से लेकर 1936 तक है। फिर छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो 1936 से 1943 तक, और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1953 तक है। और इसके बाद जितने भी युग आए, प्रयोगवाद के बाद नकैनवाद आया और नकैनवाद के बाद आया नई कविता। फिर समकालीन कविता, 1953 के बाद जो भी साहित्य लिखा गया वो नई कविता और तत्पश्चात समकालीन कविता के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब हम
आगे बढ़ेंगे। जो हिंदी साहित्य का पहला काल है, आदिकाल, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, मतलब आदिकाल का जो भी साहित्य लिखा गया, जो भी रचनाएं लिखी गई, उस काल की रचनाओं में क्या प्रमुख था, किस प्रकार की रचनाएं आदिकाल में लिखी गई। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल था वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हर इतिहासकार ने अपने इतिहास लेखन में कालों के अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे आदिकाल है तो ये जो नाम है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रखा गया है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल में जो रचनाएं लिखी गई उनमें से अधिकतर रचनाएं वीर गाथाओं से युक्त थी, अर्थात कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा की है और उन्होंने रचनाओं की एक ही प्रकार रचनाओं की विशेषता की अधिकता के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। तो देखिए आदिकाल की जो प्रमुख विशेषता थी, इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषता पाई गई वो सबसे पहले विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आदिकाल का जो साहित्य था, आदिकाल के जो कवि थे वो अधिकतर कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के ही आश्रय में रहते थे और ये मानते थे कि अपने आश्रयदाताओं पर काव्य रचना करना हमारा परम कर्तव्य है। अधिकतर आदिकालीन कवियों ने रासो ग्रंथों की रचना की है, जिस कारण वे चारण कवि कहलाए। इन्होंने अपने रचनाओं में अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा की है, उनके यश, वैभव, शौर्य का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। जैसे हमारे जो हिंदी साहित्य के पहले कवि भी माने जाते हैं चंद बरदाई, उन्होंने अपनी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसमें अपने आश्रयदाता राजा पृथ्वीराज चौहान के शौर्य वीरता का बढ़ चढ़कर वर्णन किया है और साथ ही उनकी प्रेम लीलाओं का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार अधिकतर जितने भी कवि हुए हैं वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और उन राजाओं की ही अपने काव्य में प्रशंसा किया करते थे। फिर दूसरी विशेषता देखिए, राष्ट्रीय भावना का अभाव, या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई है सभी रचनाओं में वीरता का वर्णन हुआ है, पर जो भी वीरता का वर्णन कवियों के द्वारा किया गया है वो उनके आश्रयदाता राजाओं की वीरता का वर्णन हुआ है। उस वीरता के वर्णन में कहीं भी अपने देश के प्रति अभिमान या देश के प्रति प्रेम भावना के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि आदिकाल 1050 और 1375 के बीच की समय सीमा है। उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था और साथ ही हमारा जो देश है वो पूरी तरह से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजा छोटे छोटे राज्यों के जो राजा थे वो अपने राज्य की सीमा तक ही केंद्रित थे, अर्थात जो भी करते वो देश को सोच के नहीं बल्कि सिर्फ अपने राज्य के हित के लिए ही करते थे। छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे, तो वो हम आपस में क्या करते थे, लड़ा करते थे। ठीक है, जो युद्ध होते थे वो अपने लिए होते थे। कभी कभी ये जो छोटे छोटे राजा है वो विदेशी संग शक्तियों से का साथ देकर अपने पड़ोसी देश राजाओं को क्या करते थे, पराजित करते थे। तो इस प्रकार कहीं भी देखें तो आदिकाल में जो काव्य है, जो रचनाएं लिखी गई है, उन रचनाओं में वीरता का वर्णन तो हुआ है पर कहीं भी उसमें राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना दिखाई नहीं देती है। अगली विशेषता देखें, आदिकाल की जो प्रवृत्ति देखें तो तीसरी विशेषता है संदिग्ध रचनाओं की अधिकता। मतलब कि जितनी भी रचनाएं आदिकाल में लिखी
जो भी काव्य आदिकाल में लिखा गया है उन काव्य रचनाओं में संदेह है। जो वर्णन मिलता है उन काव्य रचनाओं में, चाहे किसी राजा का वर्णन है, उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है, तो उनमें कहीं न कहीं संदेह मिलता है या वो प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस काल की जो रचनाएं हैं उनमें ऐतिहासिकता के जगह कल्पना की अधिकता है। अर्थात इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए और उन रासो ग्रंथों में जो राजाओं का वर्णन हुआ है वो हमारे इतिहास से संबंधित है, पर अधिकतर रचनाओं में राजाओं का जो वर्णन हुआ है वो हमारे इतिहास से मेल नहीं खाता है। अगर हम देखें उन इतिहास और साहित्य में जो उनका वर्णन है दोनों को मिल करके देखें तो राजाओं के बारे में जो कवियों के द्वारा लिखा गया वो हमारे इतिहास में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आदिकाल की अधिकतर रचनाएं क्या अप्रामाणिक मानी जाती है, संदेह युक्त मानी जाती है। जैसे खुमानो रासो और परमाल रासो की जो प्रामाणिकता है उसमें भी संदेह बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि इन रचनाओं में कुछ अंश प्रक्षिप्त अंश के रूप में जोड़ दिया जाता है, मतलब बाद में अंश जोड़ दिए जाते हैं। तो फिर इनमें कौन सी रचना आपकी असली है ये निर्णय कर पाना कठिन होता है। तो इस प्रकार जो आदिकाल की रचनाएं हैं उनमें संदेहता ज़्यादा है। फिर अगली जो विशेषता देखो वो है ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता मतलब इतिहास से संबंधित। रासो साहित्य के जितने भी चरित्र नायक है, मतलब जितने भी नायक है वो हमारे ऐतिहासिक चरित्र है। जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को ही ले लो तो हमारे इतिहास से संबंधित व्यक्ति है। ठीक, फिर इन जो रासो ग्रंथ है इनमें हमारी जो ऐतिहासिकता है वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दी गई है। इनमें से जितने भी हमारे रासो ग्रंथ हैं उन रासो ग्रंथों में ये पाया जाता है या तो उनमें हमारे इतिहास से संबंधित तथ्यों की कमी है या उनमें कल्पना की अधिकता है। कहीं कहीं पे तो रासो ग्रंथ भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वो हमारे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। इनमें जो घटनाएं हैं, जो इनकी नामावलियां हैं, जो तिथियां इनमें दी गई हैं वो हमारे इतिहास सम्मत नहीं है। जैसे कहते हैं, कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में भी कई ऐसी तिथियां हैं, कई ऐसे नाम हैं जो हमारे इतिहास से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार देखें तो रासो ग्रंथ या आदिकाल का जो साहित्य है उसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। फिर अगली विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन या युद्धों का यथार्थ वर्णन। आदिकाल का साहित्य में जो युद्धों का वर्णन किया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि आदिकाल में जितने भी कवि थे वो कवि होने के साथ साथ योद्धा भी थे, क्योंकि वो अपने आश्रयदाता राजाओं के साथ रहते थे और राजा जहाँ कहीं भी युद्ध के लिए जाता था तो ये कवि भी राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुँचते हैं और वहाँ पे अपने आश्रयदाता राजाओं के युद्धों का आंखों देखा वर्णन करते थे। युद्धों के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो वैसा ही सजीव वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। फिर यहाँ पे जो वर्णन किए गए हैं युद्धों के प्रसंगों का, उसमें कवियों ने अपनी कल्पना नहीं बल्कि सजीव आंखों देखा ही वर्णन किया गया है। फिर अगली जो विशेषता देखो यहाँ पे, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की प्रधानता। ठीक है, आदिकाल का जो साहित्य है वो पूरा जो साहित्य है रासो काव्य, रासो साहित्य की अधिकता है उसमें, और रासो वीर गाथात्मक साहित्य को ही कहा जाता है। जितने भी साहित्य लिखे गए, जितना भी रासो ग्रंथ लिखा गया
उन सभी रासो ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता देखी गई है, अर्थात जहाँ जहाँ पर भी कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का यशोगान किया है, वर्णन किया गया है, तो वहाँ पे प्रमुखता से वीर रस दिखाई देता है। फिर अगली विशेषता, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन, अर्थात आदिकाल की जो रचनाएं हैं, मुख्यतः रासो ग्रंथ, ठीक है, रासो ग्रंथों में तो वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। जहां जहां पे वीरता का वर्णन है वहां पे वीर रस का, और साथ ही कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं के प्रेम का वर्णन भी किया है। प्रेम के वर्णन होने के साथ साथ यहाँ पे श्रृंगार रस का भी वर्णन किया जाता है। जहाँ पर प्रेम प्रसंग का वर्णन होता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस अपने आप ही वर्णित हो जाता है, आ जाता है। फिर आगे देखिए, वीर गाथाओं का सृजन मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में किया गया है। अब आदिकाल में जो भी रचनाएं लिखी गई, जितना भी साहित्य लिखा गया, वो मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में किया गया है। ये काव्य के रूप है, मुक्तक एवं प्रबंध काव्य। तो कवियों ने मुक्तक काव्य भी लिखा है और प्रबंध काव्य भी लिखा है। यहाँ पे अगला देखिए, रासो ग्रंथों का निर्माण। पहले भी बता चुकी हूं मैं ऊपर, और यहाँ पे विशेषता भी है ये आदिकाल की, कि आदिकाल में जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें जो अधिकता है वो रासो ग्रंथों की है। रासो ग्रंथ अर्थात जिनमें वीरता का वर्णन हुआ है, जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का वर्णन किया है, वो रासो ग्रंथ कहलाए हैं। और लगभग जो शुक्ल जी के अनुसार जो 12 रचनाएं मानी जाती है आदिकाल की प्रवृत्तियों या आदिकाल के नामकरण के लिए मुख्य, उनमें से लगभग 8 रचनाएं हमारे रासो ग्रंथों के अंतर्गत आती है। जैसे पृथ्वीराज रासो ले लो, परमाल रासो देखो, खुमान रासो देखो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, ये सभी रासो ग्रंथों की रचना आदिकाल के अंतर्गत की गई है। फिर अगली जो विशेषता है आदिकाल की, वो है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। यहाँ पे भाषा की दृष्टि से देखिए तो आदिकाल में अपभ्रंश भाषा में भी काव्य रचनाएं हो रही थी, और धीरे धीरे अब देसी भाषा कह सकते हैं या हिंदी की तरफ भी लोग बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे रासो ग्रंथों की जो भाषा थी वो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। चारण कवियों ने अपने ग्रंथों में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए डिंगल भाषा क्या है और पिंगल भाषा क्या है। डिंगल भाषा एक प्रकार से राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा के संयोग से बनती है। यदि कहे कि डिंगल भाषा किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा के संयोग से जो भाषा का रूप बनता है उसको हम डिंगल भाषा कहते हैं। डिंगल भाषा का जो स्वभाव है वो कठोर है, कठोर भाषा के रूप में हम इसे कह सकते हैं। और आदिकालीन साहित्य में जहाँ पे डिंगल भाषा का प्रयोग होता है वो वीर रस या वीरता के वर्णन में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कहाँ भी कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं के वीरता, शौर्य और यश की प्रशंसा की है वहाँ पे डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरी जो भाषा का रूप है वो है पिंगल भाषा का प्रयोग। पिंगल भाषा ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा के संयोग से बनती है। ये जो भाषा है ये कोमल और मधुर भाषा है। इसका प्रयोग कवियों ने रासो ग्रंथों में जहाँ कहीं भी अपने आश्रयदाता राजाओं के प्रेम का वर्णन किया है वहाँ पे पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। अर्थात जहाँ पे मर्म स्पर्शी वर्णन हुआ है साहित्य में वहाँ पे पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आदिकाल में मुख्य रूप से डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और मुख्यतः रासो ग्रंथों में। फिर आदिकाल की जो अंतिम विशेषता है वो है साहित्य में प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य। प्रक्षिप्त अंश मतलब
आगे भी कहा गया है कि आदिकाल में जितने भी रसो ग्रंथ लिखे गए, एक तो उनमें संदिग्ध रचनाएं हैं अधिकतर, ऐतिहासिकता का अभाव है, और कहीं पे कहा जाता है कि अधिकतर रचनाओं में बाद में कवियों या अन्य लेखकों के द्वारा क्या है, कहानी के अंश जोड़े गए हैं या तथ्य जोड़े गए हैं। तो रचनाओं में अगर बाद में यदि कोई तथ्य जोड़े जाते हैं या कुछ अंश जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं प्रक्षिप्त अंश। तो अधिकतर ऐसी रचनाएं हैं जिनमें बाद में भी कुछ अंश जोड़े गए हैं, तो वो प्रक्षिप्त अंश के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आदिकाल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है उसमें आश्रयदाता राजाओं का वर्णन किया गया है, जो रचनाएं लिखी गई है, जो साहित्य लिखा गया है उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव देखने को मिलता है। अधिकतर रचनाएं संदेह युक्त है, ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है, युद्धों का कवियों ने सजीव चित्रण किया है, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जा सकती है, और मुक्त काव्य के दोनों रूपों में काव्य का वर्णन हुआ है, काव्य की रचना हुई है, रासो ग्रंथों का अधिकतर निर्माण किया गया है, डिंगल बिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो साहित्य है उसमें प्रक्षिप्त अंश अधिकतर जोड़े गए हैं। धन्यवाद।